डियर पेरेंट्स, यह टॉयलेट ट्रेनिंग का पार्ट 2 है। इसमें हम टॉयलेट ट्रेनिंग के फंडामेंटल्स को कैसे अप्लाई करेंगे यह सीखेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने यह जाना था कि कब हमारा बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए तैयार है। इसी तरह से हमने टॉयलेट ट्रेनिंग की रेडीनेस वाला वीडियो बनाया था, मतलब बच्चे में कुछ बेसिक फंडामेंटल स्किल्स होनी चाहिए टॉयलेट ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले। तो यह हमारा पार्ट 1 वीडियो था। उस वीडियो को आप जाकर के ज़रूर देखें इस वीडियो को देखने से पहले। उस वीडियो के कुछ बेसिक्स को हम शॉर्ट में यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको कुछ आइडिया लग सके। टॉयलेट ट्रेनिंग रेडीनेस हम तब बोलते हैं जब बच्चे में इन 6 एरियाज के अंदर हम प्रिपरेशन कर लेते हैं, जिनमें सबसे पहला एरिया होता है फिजियोलॉजिकल रेडीनेस का। मतलब पहला क्वेश्चन, मेरा बच्चा कम से कम 1 घंटे तक ड्राई रह पाता है या नहीं। नहाने के बाद भी क्या मेरे बच्चे का डायपर कुछ समय तक गीला नहीं होता है। क्या मेरे बच्चे में ये अवेयरनेस है कि उसका डायपर गीला है या डायपर सूखा है। मेरे बच्चे की जो लैट्रिन है वो ठोस होनी चाहिए, वेल फॉर्म्ड होनी चाहिए, यानी सॉलिड एंड वेल फॉर्म्ड स्टूल होना चाहिए। लूज स्टूल बच्चे को नहीं होना चाहिए। तो जब लूज स्टूल होगा तो हम बोलेंगे कि बच्चा फिजियोलॉजिकली अभी रेडी नहीं है। टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए बच्चे की बावल मूवमेंट्स रात में नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चा रात में कई बार टॉयलेट यानी पोटी कर देता है, स्टूल पास कर देता है, तो फिर हम मॉर्निंग में उसकी हैबिट डेवलप नहीं कर पाएंगे। यानी बच्चे की रेगुलर बावल मूवमेंट्स ड्यूरिंग द डे होनी चाहिए। यह पॉइंट्स फिजियोलॉजिकल रेडीनेस के थे। सेकंड है मोटर रेडीनेस। मोटर रेडीनेस में पहला पॉइंट आता है कि क्या मेरा बच्चा सपोर्ट के साथ या बिना सपोर्ट के दोनों ही कंडीशन में बैठ पाता है या नहीं। दूसरा आता है क्या बच्चा सहारा लेकर के या बिना सहारे के चल पाता है या नहीं। तीसरा पॉइंट आता है क्या बच्चा एक चेयर से दूसरी चेयर पर खुद से जा पाता है या नहीं। क्या बच्चा स्क्वैटिंग पोजीशन के अंदर बिना बैलेंस खोए बैठ पाता है या नहीं। पांचवा पॉइंट, क्या मेरा बच्चा खुद को ड्रेस पहना लेता है या नहीं, यानी ड्रेसिंग अनड्रेसिंग स्किल उसके अंदर है या नहीं। क्या मेरा बच्चा डोर को खुद खोल लेता है या डोर ओपन नहीं कर पाता है। अब हम बात करेंगे कॉग्निटिव रेडीनेस की। कॉग्निटिव रेडीनेस में हमें बच्चे की खुद के खिलौनों की खोजने की कोशिश हो पाती है या नहीं। ट्रैकिंग बच्चे में डेवलप हो पाई है या नहीं। दूसरी चीज, बच्चे में इमिटेशन स्किल है या नहीं। बच्चा मेरे या किसी और के स्टेप्स को इमिटेट कर पाता है या नहीं। तीसरा पॉइंट आता है बच्चा मेक मी बिलीव टाइप के गेम्स को खेल पाता है या नहीं। लास्ट पॉइंट आता है इसमें कि 5 मिनट के लिए मेरा बच्चा क्या शांति से बैठ सकता है या 5 मिनट के लिए शांति से बैठने वाले गेम को खेल सकता है या नहीं खेल सकता। क्या मेरे बच्चे को ये समझ है कि हम पोटी क्यों करते हैं। क्या वह इसका महत्व समझता है कि पोटी करने से उसको क्या फ़ायदा है। ये जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली यही इन क्वेश्चंस के आंसर भी हैं। हमको इन सब की पैरेलल प्रिपरेशन बच्चे को करवानी होती है। इसमें एबीए थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी काफ़ी हेल्प करती है। अब आता है लैंग्वेज रेडीनेस। तो लैंग्वेज रेडीनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या मेरा बच्चा सिंपल रिक्वेस्ट को समझ पाता है या नहीं, कि मम्मी टॉयलेट कहाँ पर है, साबुन कहाँ पर है। क्या वह सिंपल रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई कर लेता है या समझ लेता है या नहीं समझ पाता है। दूसरी चीज, क्या वह उन सिंपल रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड करता है या रेस्पॉन्ड नहीं करता है। इंस्ट्रक्शन जो हम दे रहे हैं उनको बच्चा रेस्पॉन्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तीसरी चीज आती है कि बच्चा वर्बल हो सकता है या बच्चा नॉन वर्बल हो सकता है। अगर वर्बल है तो क्या वह 2 या 3 शब्द का उपयोग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो क्या वह साइन लैंग्वेज को, गेस्चर्स को, पैक्स सिस्टम को यूज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है।
तो बच्चे की टॉयलेट लैंग्वेज पहले से ही रेडी होनी चाहिए, यानी यूरिन लैंग्वेज और स्टूल लैंग्वेज। यूरिन लैंग्वेज का मतलब है पेशाब के लिए वो क्या शब्द यूज करता है। बच्चे की टॉयलेट लैंग्वेज पहले से ही रेडी होनी जरूरी है। इन दोनों चीज़ों के लिए वह अलग अलग क्या साइन लैंग्वेज, क्या पिक्चर या क्या पैक सिस्टम यूज करना सीखा है या नहीं सीखा है। नॉन वर्बल बच्चे में हमें ये सारी चीजें सिखानी होती हैं। तीसरा पॉइंट, क्या बच्चा जब उसको अर्ज होती है यूरिनेशन की तो वो कह पा रहा है या नहीं कह पा रहा है। या तो वह बोल पाएगा, या तो वह कोई साइन आपको दे पाएगा, या वह कोई गेस्चर बनाएगा। लैंग्वेज रेडीनेस में हमें यह ध्यान रखना है कि बच्चे की हमें टॉयलेट लैंग्वेज के लिए अलग से स्किल सीखने की ज़रूरत है, यानी बच्चे को अलग से स्किल सिखाने की मेहनत करनी होगी। यूरिन के लिए बच्चा क्या बोलता है, स्टूल के लिए बच्चा क्या बोलता है, क्या साइन लैंग्वेज बच्चा यूज करता है, पैक्स का यूज बच्चा कैसे कर पाता है, कॉमन पिक्चर्स का बच्चा इसमें यूज कर पा रहा है नहीं, कि कैसे बच्चा अपनी अर्ज को बता पा रहा है कि अब उसको यूरिन के लिए जाना है या अब उसको स्टूल पास करने के लिए जाना है। तो ये सारी चीज़ें हमको बच्चे को पहले से सिखानी होती हैं। अब आती है सोशल रेडीनेस की बात। सोशल रेडीनेस का मतलब होता है कि क्या हमारा बच्चा ये समझता है कि अगर वह लैट्रिन या पेशाब बाथरूम में जाकर के करेगा तो उसके मम्मी और डैडी उससे हैप्पी होंगे। समझ रहे हैं? तो यह इंटरेस्ट बच्चे में डेवलप करने की ज़रूरत है कि जब आप बाथरूम में करते हो तो हम हैप्पी होते हैं, जब आप बाहर करते हैं तो हम हैप्पी नहीं रहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, क्या बच्चे के अंदर यह सोशल स्किल डेवलप हो पाई है कि अन्य बच्चों की तरह उसको भी टॉयलेट वॉशरूम में ही जाकर के करना चाहिए। तीसरी चीज, क्या हमारा बच्चा यह चीज समझता है कि उसको अपने टॉयलेट और पोटी दोनों बाथरूम में जाकर के करना चाहिए स्वयं से। क्या हमने उसके अंदर यह चीज डाली है, प्राइमिंग की है? नहीं की है तो कैसे करेंगे? बार बार बच्चे को ये फीड करना है कि यह स्वयं करनी होती है, खुद से करनी होती है। जैसे पापा खुद करते हैं, मम्मी खुद करती है, बड़ी दीदी खुद करती है, छोटा भाई खुद करता है, तो आपको भी यह खुद से करनी है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस बच्चे में डेवलप करने की ज़रूरत होती है। इसी को हम सोशल रेडीनेस बोलते हैं। अब अंतिम बात आती है कि टॉयलेट इक्विपमेंट्स की, यानी टॉयलेट में जो हम सीट यूज़ करते हैं वह हमें किस तरीके से यूज़ करनी है। बच्चे के लिए हमें सॉफ्ट सीट लगी हो, इस टाइप की छोटी टॉयलेट सीट जो होती है उसका यूज़ करना है, जिसको हम अपने एडल्ट टॉयलेट सीट के ऊपर रख सकें। दूसरी चीज, हमें स्टेप्स यूज करने हैं ताकि बच्चे के लेग्स थोड़े ऊपर की तरफ रहें और एनोरेक्टल एंगल हम 35 डिग्री का कर सकें। अब ये एनोरेक्टल एंगल क्या है? हमारे आंत के अंतिम दो भाग होते हैं जिनको हम रेक्टम और एनस कहते हैं, उनके बीच का जो एंगल होता है वो एनोरेक्टल एंगल कहलाता है। अगर ये 90 डिग्री होता है तो ये बंद हो जाता है, तो अगर हम सीट पर स्ट्रेट बैठेंगे तो ये 90 डिग्री होता है और बंद हो जाता है। ठीक है ना? तो हमें ज़्यादा प्रेशर लगाना होगा पोटी करने में। अगर हम थोड़ा सा पैर को ऊपर, जॉइंट को थोड़ा आगे की तरफ झुकने से और पैर के नीचे थोड़ा स्टूल रख लें तो ये एंगल 35, मतलब हम आगे की तरफ थोड़ा सा झुक जाएं और पैरों के नीचे स्टूल रख लें तो ये एंगल खुल जाता है। तो हमें ये सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है। जब बच्चा टॉयलेट सीट पर बैठे, यानी कम से कम 2 स्टेप्स की टॉयलेट सीट जरूर होनी चाहिए। दूसरा, आगे की तरफ झुक करके बच्चे को बैठना है। तीसरी चीज, हमें यह देखनी है कि क्या किसी अन्य एक्सेसरीज की ज़रूरत तो नहीं है। जैसे फिजिकल हैंडीकैप अगर बच्चे होते हैं तो कुछ एक्सेसरीज की, जैसे कि स्टिक की एवं अन्य चीज़ों की ज़रूरत होती है। स्पेशल टाइप के जूतों की भी ज़रूरत बच्चों को पड़ती है। क्या वह इक्विपमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं या नहीं हैं? टॉयलेट वॉशिंग के लिए पॉइंट बना होता है तो वह बच्चे के हाथ की रीच में है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि टॉयलेट वॉश बहुत दूर हो, बच्चा गिर जाए, है ना, चोट लगने का डर। ये सारी चीज़ें हमें इक्विपमेंट्स में चेक करनी होती हैं। जब हम इन सारी चीज़ों पर अच्छे से वर्क कर लेते हैं, इन 6 पॉइंट्स पर डिटेल में वर्क कर लेते हैं, तो हम कहते हैं कि बच्चा हमारा टॉयलेट करने के लिए रेडी है, यानी अब हम उसको पोटी ट्रेनिंग स्किल शुरू करा सकते हैं। चलिए, अब हम रेडी हो चुके हैं।
बच्चे को पोटी ट्रेनिंग शुरू करने के लिए। आइए अब अगला वीडियो देखते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और धन्यवाद।